हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद की तरफ से हाजिर हूँ एक बार फिर लेक्चर नंबर 6 लेकर। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में बात की थी। वैद्युत ऊर्जा से संबंधित एक और टॉपिक होता है किलोवाट घंटा, उसी के बारे में आज पहले हम बात करेंगे। वास्तव में एक किलोवाट घंटा होता क्या है? हमारे घरों में या व्यापारिक संस्थानों में जो विद्युत मीटर लगे होते हैं, उन विद्युत मीटरों से हमारे घरों में विद्युत बिल भेजा जाता है। तो वो विद्युत बिल कैसे जनरेट होता है, वैद्युत बिल का मूल्य निर्धारण कैसे होता है, उसी के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। वास्तव में जो वैद्युत बिल होता है, जिसे हम कहते हैं कि हमने इतने यूनिट बिजली खर्चा की, तो उसी यूनिट को ही हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं। अर्थात एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा होता है। तो अब 1 किलोवाट घंटा क्या होगा? वास्तव में हम जब किसी विद्युत उपकरण को चलाते हैं तो चलाने पर 1 घंटे में वो जितनी ऊर्जा खर्च करता है उसे ही हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वैद्युत परिपथ के द्वारा 1 घंटे में क्षय की गई वैद्युत ऊर्जा की मात्रा ही 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है। तो इसको हम बोर्ड पे हम लोगों ने परिभाषा लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करने के लिए वैद्युत ऊर्जा का मापन किलोवाट घंटा में किया जाता है या करते हैं। और इस किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट घंटा वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी वैद्युत परिपथ द्वारा 1 घंटे में क्षय होती है। अब ये तो ठीक बात है, क्या होता है अब, मगर हम यूनिट ज्ञात कैसे करेंगे? तो यूनिट ज्ञात करने के लिए आप कोई भी जैसे बल्ब ले लीजिए, तो बल्ब में बल्ब की पावर लिखी होती कि बल्ब इतने वाट का है, 100 वाट का है। वैसे ही आपके घरेलू जो भी उपकरण हैं सबका वाट फिक्स होता है। कोई 50 वाट का है, कोई 100 वाट का है, कोई 250 वाट का है। हीटर वगैरह यूज करते हैं तो 1000 वाट के हो जाते हैं। तो सब के ऊपर उनका वाट लिखा होता है। तो यदि आपको उनका वाट मालूम है और आपने उसे कितने घंटे तक यूज किया है, ये अगर आप ज्ञात कर लें कि उसका उपयोग कितने घंटे हुआ है, तो ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ यूनिटों की संख्या बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। और वोल्ट एम्पियर नहीं मालूम है, वाट मालूम है डायरेक्ट, तो इसके लिए हम वाट गुणे घंटा बटे 1000 के सूत्र का यूज कर सकते हैं। जितना वाट, जैसे कोई बल्ब है 100 वाट का, तो 100 वाट के बल्ब को वाट हो गया 100, और उसको हमने कितने देर यूज किया? करीबन 10 घंटे एक दिन में यूज किया, तो उसका कितना हो जाएगा? 10 घंटे उसका उपयोग हो जाएगा। अब घंटे में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, चूंकि विद्युत बिल आप महीने का निकालते हैं, तो 1 महीने 10 घंटा प्रतिदिन यूज करना है। और कितने दिन यूज करना है? 1 घंटे, तो आप उसको दिनों की संख्या को भी उससे गुणा कर दीजिएगा, तो टोटल घंटे हमें क्या होंगे? प्राप्त हो जाएंगे। और इन दोनों के गुणनफल को 1000 से भाग देने पर 1 महीने में आपने कुल कितना यूनिट खर्च किया है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से विद्युत जो मीटर हमारा होता है, मीटर इसी किलोवाट घंटा को मेजर करता है और उसके आधार पे यूनिटों की संख्या देता है, जिससे हमारा विद्युत बिल जनरेट होता है। अब आइए बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड। तो सबसे पहले तो इसमें हम ये जानते हैं, प्रतिरोध तो अभी तक हम पढ़ रहे थे, कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। वास्तव में हम लोग जो भी प्रतिरोध अभी तक बना रहे थे वो धात्विक प्रतिरोध थे, अर्थात तारों को मोड़कर वो प्रतिरोध बनाए जाते हैं। मगर तारों को मोड़कर बनाए जाने वाले ये धात्विक प्रतिरोध हैं, इनका मान बहुत ज़्यादा नहीं होता है, अर्थात इन्हें व्यापक स्तर पे नहीं बनाया जा सकता है। बहुत बड़े मानों के लिए इन्हें हम नहीं बना सकते हैं। इसी कारण से अति उच्च प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कार्बन का प्रयोग करके हम लोग जो प्रतिरोध बनाते हैं उनकी क्षमता बहुत उच्च होती है। और इन जो प्रतिरोधों को हम लोग कार्बन का उपयोग करके बनाते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं कार्बन प्रतिरोध। अर्थात अगर इसकी परिभाषा आपको लिखनी हो तो कार्बन प्रतिरोध डाल के लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा कि
कार्बन से बने हुए प्रतिरोध को ही हम लोग कार्बन प्रतिरोध कहते हैं। अब ये कार्बन से बने जो प्रतिरोध होते हैं इनके अपने क्या होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं। तो इन कार्बन प्रतिरोधों के क्या गुण होंगे? पहली बात तो ये इनकी क्षमता बहुत उच्च होती है, ये कुछ ओम से लेके और कई मेगा ओम तक के हो सकते हैं। दूसरा, इनका रख रखाव अत्यंत सुगम होता है। तीसरा, ये बहुत छोटे होते हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई असुविधा नहीं होती है। और चौथी बात ये है कि ये बहुत सस्ते होते हैं। और तो बहुत सस्ते होने के कारण सबसे अच्छी बात यही है कि छोटे हैं, इनका उपयोग करने में हमें आसानी होती है और ये बहुत सस्ते होते हैं, तो जिससे हमारी जेब पर ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता है। अब ये कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है, ये दोनों बातें हम लोगों ने कर ली। आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बातों को मैंने बोल दिया है, आप नोट कर लीजिएगा, इसे हम लिखवा नहीं रहे हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो वास्तव में होता क्या है कि जैसे आपका कोई कार्बन प्रतिरोध बनाया गया तो कार्बन प्रतिरोध पर उसका मान अंकित नहीं होता है कि वो कितने ओम का है या कितने मेगा ओम का है, बल्कि उस चीज को प्रदर्शित करने के लिए इस पर हम क्या करते हैं, कुछ रंगों के बैंड बना देते हैं और रंगों के उन बैंडों की सहायता से ही हम इसके मान को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो वास्तव में इस कार्बन के ऊपर ये जो आपके कुछ वृत्तीय या बैंड बने होते हैं, कुछ क्या इनकी संख्या 4 होती है मैक्सिमम। तो ये जो आपके बैंड बने होते हैं, ये बैंड अलग अलग कलर के, अब ये वृत्तीय होते हैं, चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। तो इनके आधार पर हम क्या करते हैं, इनका मान ज्ञात करते हैं, इनकी विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। अब इनको कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमें इन विभिन्न रंगों की एक टेबल बनानी होगी और उस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका प्रतिरोध का मान वर्ण कोड के आधार पर हम इसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करें। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये टेबल है हमारी, जिस टेबल की सहायता से हम कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड के द्वारा हम उसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे प्रतिरोध का मान, जरा ये ध्यान दीजिए। जैसे कि ये आपका कोई कार्बन प्रतिरोध है, तो इस कार्बन प्रतिरोध में मान लेते हैं हम कि 4 पट्टिकाएं हैं, 1 2 3 4। अब इन 4 पट्टिकाओं पे ध्यान दीजिए। जैसे जो पहली पट्टी है, अब यहाँ पे कलर तो हम बना नहीं सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, जैसे पहली पट्टी आपकी क्या हो जाए, लाल हो जाए। दूसरी पट्टी आपकी क्या हो जाए, नीले रंग की हो जाए। तीसरी पट्टी आपकी हरी हो जाए और चौथी पट्टी आपकी जो है वो कैसी हो जाए, सुनहरी हो। तो इन रंगों से हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अब चूंकि ये जो रंग हैं, ये रंग क्या कर रहे हैं, एक कोड बना रहे हैं, जिस कोड से हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो इसी कारण कार्बन पर बनी इन जो है वलयाकार पट्टियों को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध वर्ण कोड कहते हैं। वर्ण कोड किन्हें कहेंगे, इस जो आपका ये कार्बन प्रतिरोध है, इसके ऊपर जो ये विभिन्न रंगों के वलय बने होते हैं, इन्हीं वलयों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कोड कहते हैं। अब इन वर्ण कोड से कैसे याद करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। इसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। पहली पट्टिका के लिए ए, दूसरी पट्टिका के लिए बी, और उसके बाद में इनटू में क्या हो जाएगा, तीसरी पट्टिका का मान सी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस, और ये चौथी पट्टिका जो है इसके मान के लिए हम क्या लिखेंगे, डी। इसे ए बोल देंगे, इसे बी, इसे सी, और ये पट्टिका आपकी क्या हो जाएगी, डी। तो ए बी सी डी के मान इन फार्मूलों में हम रखेंगे और इससे हमें क्या मिलेगा,
प्रतिरोध का मान मिलेगा कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान दीजिए जरा, इसके आधार पर ये टेबल से हम पहला क्या है, लाल, लाल ए है, तो लाल के लिए जरा ध्यान दीजिए, लाल इसका मान कितना है 2, तो ए की जगह पे हम मान कितना रख देंगे 2। उसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी पट्टी क्या है, नीली पट्टी है, तो बी है नीली पट्टी, तो नीली पट्टी का जरा ध्यान दीजिए, ये नीला, नीले के लिए क्या मान लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। उसके बाद में गुणे का निशान सी पट्टी का आपकी कैसी है, हरी। तो अब जरा ध्यान दीजिए, पहली और दूसरी पट्टिका का मान तो हमें यहाँ से देखना है, मगर जो तीसरी पट्टिका है उसका मान इस टेबल से, और चौथी पट्टिका का मान यहाँ से देखना है। तो तीसरी पट्टिका कैसी है, हरी, तो हरी पे जाइए, तो हरे के लिए मान क्या है 5, मगर तीसरी पट्टिका के लिए तो 5 के जस्ट सामने 10 की घात कितना लिखा हुआ है 5, तो जाएगा 26 गुणे 10 की घात 5 और प्लस माइनस ये क्या सुनहरा, तो सुनहरे के लिए सहनशीलता और विश्वसनीयता प्लस माइनस कितनी दी हुई है 5%। तो ये तो इसकी विश्वसनीयता सहनशीलता हो जाएगी, और ये इतना ओम जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा। तो इस कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड से इसका प्रतिरोध हमने कितना निकाला है 26 गुणे 10 की घात 5, या इसे आप लिख सकते हैं 2.6 गुणे 10 की घात 6 ओम, ये इसका क्या आ जाएगा, प्रतिरोध आ जाएगा। अब हमारे सामने एक समस्या आती है कि इस टेबल को याद कैसे किया जाए, क्योंकि इस टेबल को याद करना इतना आसान काम नहीं है, हम याद करते हैं बार बार भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक हम प्रतिरोध का मान इसके द्वारा निकाल नहीं सकते हैं। तो इसे निकालने का एक बढ़िया तरीका देखिए, जो रंग हैं उन रंग के फर्स्ट लेटर्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये काले के लिए ब्लैक होता है तो बी, भूरा इसका आपका क्या हो जाएगा ब्राउन बी हो जाएगा, लाल के लिए आर, रेड होता है, नारंगी ऑरेंज कलर होता है ओ, येलो से वाई, हरा ग्रीन जी हो जाएगा, नीला ब्लू, और वेलवेट का वी हो जाएगा, स्लेटी ग्रे का जी, और सफेद व्हाइट का डब्ल्यू। तो अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे जरा थोड़ा सा कि इसे थोड़ा पढ़िए जरा, ये क्या लिखा हो, BBROY होता है रॉय, तो ये BB रॉय, और G फॉर गुड, B फॉर बॉय, तो गुड बॉय, और ये वेरी गुड वाइफ। तो इसे हम क्या, अगर हम किसी सेंटेंस में इसे हम बदलना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, BB रॉय, और उसके बाद क्या है BBROY, फिर गुड बॉय, फिर वेरी गुड वाइफ। अगर आप इस चीज को याद करें ऐसे, है ना, कि बीबी रॉय ये नाम हो गया, गुड बॉय, वेरी गुड वाइफ, और यहाँ पे आपको शुरुआत जब ये हो जाए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहली दूसरी पट्टिका के लिए ये हो जाएगा, और तीसरी के लिए 10 की घात 0, फिर 10 की घात 1, 10 की घात 2, ऐसे करके ही चला जाएगा। तो इस तरीके से, इस फार्मूले से हम बड़े, मतलब इस वाक्य से हम बड़े आराम से इनके मान को लिख सकते हैं। बस एक चीज ध्यान देना है, पहले में तो काला और भूरा ये बीबी का काम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसके बाद जरा ध्यान दीजिए, आर तो एक ही बार है, ओ एक ही बार है, वाई एक ही बार है, और ये यहाँ पे बी, ये बी आपका क्या होगा, ब्लू होगा, जो बाद वाला बी है वो ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, इन बी का मान ध्यान रखिएगा। और जी देखिए, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो ये जी फार क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन हो जाएगा, और ये जी फार क्या है, ग्रे। तो इनका मान ध्यान दीजिएगा, बाकी तो फटाफट आप सब मालूम कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको ध्यान रख सकते हैं, और इस प्रकार से हम इस प्रतिरोध का मान भी लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक खत्म हुआ, आज के लिए इतना ही। बाकी 1-2 टॉपिक और बचे हों, उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।